प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो ऑप्शन आपके मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला और डीजल। तो इन सब में हाइड्रोजन सबसे कम वायु प्रदूषण करता है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो मीथेन जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आर्गन गैस आपका वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, आर्गन ऑप्शन होगा। निम्नलिखित गैसों में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो आपका ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO रक्त में हीमोग्लोबिन की तुलना में 200 गुना से 250 गुना जल्दी तेज घुल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो सीवेज, एस्बेस्टॉस, प्लास्टिक और पॉलीथीन। तो जैव अपघटनीय बोला है तो सीवेज होगा, यह प्रदूषक है। आइए अगला प्रश्न है, नॉक नी संलक्षण उत्पन्न होता है। नॉक नी संलक्षण आपका फ्लोराइड के प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है। फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा नॉक नी संलक्षण उत्पन्न होता है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न IAS का पूछा गया है 2016 में, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में किनको विचार में लिया जाता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसमें आंसर आपका होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। मीथेन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। 2, 3, 4। तो इसमें ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन सही है, 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 4 बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन निर्मुक्त होता है? तो फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, बिल्कुल सही। और मीथेन भी निकलती है, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा डी, चारों गैसें निकलती हैं। आइए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? बायोलॉजिकल डिजास्टर घोषित किए गए। यह उत्तर प्रदेश पीछे 2018 का प्रश्न है। तो यमुना नदी बायोलॉजिकल आपदा घोषित की गई है। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक इसमें देखना है, स्मॉग, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लाई ऐश। तो इसमें स्मॉग आपका द्वितीयक प्रदूषक है, स्मॉग। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? सौर ऊर्जा देखिए पर्यावरण प्रदूषण ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है, सौर ऊर्जा सही है। आइए अगला प्रश्न, इंसीनरेटर का प्रयोग, इंसीनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? देखिए यूपी पीछे 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कूड़ा कचरा को जलाने के लिए इंसीनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। ए ऑप्शन सही है। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो शोर ध्वनि प्रदूषण को बचाने के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? नॉस्टॉक, एनाबीना, एजोडोबैक्टर है, जबकि माइकोराइजा नहीं है। डी ऑप्शन सही है।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम नॉस्टॉक, एनाबीना, एजोडोबैक्टर है, माइक्रोराइजा नहीं है। किस प्रकार का इंजन सबसे कम प्रदूषण मिनिमम पॉल्यूशन उत्पन्न करता है? पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन, केरोसिन इंजन। तो इसमें से आपका ऑप्शन क्या होगा बताइए? गैस इंजन सबसे कम पॉल्यूशन निकालता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस मुख्य भूमिका निभाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ग्रीन हाउस में मुख्य भूमिका निभाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? तो रेयर, दुर्लभ भूतत्वों के निष्कर्षण में, प्राकृतिक गैस निष्कर्षण प्रौद्योगिकी में, हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल में, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्द का उल्लेख किया गया है। अवशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा निर्माण की टेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्बोफ्यूल, मीथेन, पैराथियोन, फॉरेट, ट्राइएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो ये कार्बोफ्यूरोन, मेथिल, पैराथियोन, फोरेट, ट्राइएजोफॉस ये कृषि में यूज किया जाते हैं। खेती में पीड़कनाशी के रूप में इनका यूज होता है। अगला प्रश्न है, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन सही है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। सुपोषण के संदर्भ में हम आपको बताना है। तो इसमें यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, ये सही है। जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, ये भी सही है। गैस जो धान के खेतों से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह मीथेन गैस है। धुआं से आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो धुएं में देखिए परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पाया जाता है, जो आंखों को उत्तेजित करता है, पीड़ा देता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण आपका 153 का एंथ्रोपोजिक पर्यावरण कहलाता है। एंथ्रोपोजिक मानव गतिविधि से परिवर्तित पर्यावरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के प्रसिद्ध उदाहरण हैं? लाइकेन इसका उदाहरण है। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक लाइकेन्स हैं। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ, बिल्कुल सही। तंबाकू का धुआं, ये भी सही। लकड़ी का जलना बेंजीन प्रदूषण करता है। रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, सही। पॉलीयूरीथेन से निर्मित उत्पादों, ये भी सही। तो आपके ऑप्शन होंगे 1 2 3 4 5, चारों सही, पांचों सही सॉरी। अगला है, ग्रामीण सड़क निर्माण पर्यावरण दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिक प्राथमिकता दी जाती है? किसके प्रयोग में अधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो ताम स्लैग, शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी, जियो टेक्सटाइल्स, उष्ण मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर क्या होगा? नीचे पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट तो नहीं होगा। इसमें सड़क निर्माण में पर्यावरण दीर्घ उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए, कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। गर्म वाली का नहीं किया जाता, उष्ण का नहीं किया जाता। तो चौथा ऑप्शन गलत है।
ताम्र स्लैग का प्रयोग किया जाता है और जियो टेक्सटाइल्स का प्रयोग किया जाता है। तो 1, 2, 3 आंसर आपका सही है, ए ऑप्शन आपका। ताम्र स्लैग, जियो टेक्सटाइल्स, शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी का प्रयोग कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, बिल्कुल से मिलान किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। देखिए अपने आप मिलान है और इसका आंसर होगा 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। आरओ में पूछा गया, 21 में आया, परीक्षा में पूछा गया है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है? ये उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है, फिर भी इसको कर लेते हैं, पर्यावरण से संबंधित है। नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, इसका अभिप्राय देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक लाना होगा। ये गलत है। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैस के निष्कारण तथा अवशोषण से होगी। ये ऑप्शन सही। केवल 2 और, ठीक है। आइए अगला प्रश्न आपके सामने, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। नदी के जल का प्रदूषण मापा जाता है घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। 64 का आपका डी आंसर सही है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत सड़ती हुई वनस्पति, पशु पदार्थ। विश्व ओजोन दिवस, देखिए इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर को इसको मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। फ्लाई ऐश प्रदूषण है। फ्लाई ऐश प्रदूषण आपका, तो सी ऑप्शन सही है, ताप विद्युत संयंत्र से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। ये अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? वायु प्रदूषण का सूचक इनमें से कौन सा? तो लाइकेन आपका वायु प्रदूषण का सूचक है, लाइकेन। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल? बांग्लादेश में प्राप्त होता है। जल में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होती है। निम्नलिखित में कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, आर्गन नहीं है। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, मतलब डीटीटी एक क्या है? इंपॉर्टेंट, डीटीटी क्या है? तो यह प्रदूषक है, जैव अपघटनीय प्रदूषक है। अजैव अपघटनीय प्रदूषक है डीटीटी, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। अगला प्रश्न है, 1950 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का क्या उद्देश्य था? तो गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना, गलत। नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना, ये भी गलत। गंगा एक्शन का प्लान का मतलब था इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया था 1985 में। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। तो प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव ओजोन होता है। बी ऑप्शन सही है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव ओजोन होता है। देखिए मिलान करने आया है, जो आवासीय क्षेत्र, शांत क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र में अनुमति योग्य शोर स्तर क्या होना चाहिए, इसका मिलान करना है। पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है। तो आवासीय क्षेत्र में सबसे कम होता है, शांत क्षेत्र में सबसे कम होता है 50 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा 55 डेसिबल, 55 है 55। औद्योगिक क्षेत्र में आपका ज़्यादा होता है 70 डेसिबल, व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल होता है। तो इसका आंसर पहले का दूसरा, इन दोनों में से आंसर होगा, और चौथे का तीसरा, तो सी आंसर आपका होगा, ठीक है, सी आंसर। आइए
निम्नलिखित पर विचार करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड पर विचार किया, नाइट्रोजन ऑक्साइड पर, ओजोन पर और सल्फर डाइऑक्साइड, इन 4 पर विचार कर लिया। अब आइए यहाँ पे पूछा गया वातावरण में उपयुक्त में से किनकी और किसकी किसकी अधिकता से अम्लवर्ता होती है। तो अम्लवर्ता देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से होती है, ये तो 2 है, ठीक है, तो इन्हीं दोनों से होती है। 2 और 4 आंसर सही है आपका, ये 2 नहीं है। इन दोनों से अम्ल वर्षा होती है, नाइट्रिक एसिड बनता है और इससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जो अम्ल होता है। तो आपका ऑप्शन होगा बी, 2 और 4। अगला प्रश्न है जीवधारियों का कौन सा वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है। जल स्थलचारी, पक्षी वर्ग, स्तनपायी वर्ग और सरीसृप वर्ग। इसमें हमें पूछा गया कौन सा वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है। तो स्तनपायी वर्ग सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 2009 में किया गया था, ठीक है। किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई। तो निम्बस 2 द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई थी, निम्बस 7। निम्नलिखित में से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है। देखिए डीजल इंजन के कारण होता है, जल विद्युत शक्ति केंद्र, परागकण, वायु प्रदूषण बोला गया है, ताप विद्युत शक्ति केंद्र से होता है, ठीक है। किससे नहीं होता है पूछा गया है, परागकण से भी होता है वायु प्रदूषण, जल विद्युत से नहीं होता है क्योंकि पानी से बिजली बन रही है। 64 का डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस धातु को उत्प्रेरक संपरिवर्तक कैटालिस्ट कन्वर्टर में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आयरन, ये नहीं होगा, कॉपर भी नहीं होगा, रेडियम भी नहीं होगा। पैलेडियम का प्रयोग कैटालिस्ट कन्वर्टर के रूप में किया जाता है। पैलेडियम हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का क्या आकार होता है। 5 माइक्रोन से कम होता है, याद रखिएगा 5 माइक्रोन से। पीसेस में पूछा गया प्रश्न है। पैन अर्थात पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट मुख्यतः क्या है। पेन क्या है, एक प्रदूषक है। अब ये कौन सा प्रदूषक है ये आपको बताना है। स्थल प्रदूषक है, जल है कि ध्वनि प्रदूषक है कि वायु प्रदूषक है। पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट एक वायु प्रदूषक है, सी ऑप्शन सही है। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम कब लागू किया गया था। तो भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम 1974 में लागू किया गया था, लागू हुआ था 1974, याद रखिएगा जल प्रदूषण नियंत्रण कानून। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं। धुंध को नहीं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जंगल की आग। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं। जंगल की आग अपने आप लग जाती है। निम्नलिखित में से लाइकेन किस के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। लाइकेन आपका किसके प्रति अधिक संवेदनशील होता है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन सही है भैया। 70 का ए, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति लाइकेन अधिक संवेदनशील होता है। धुएं से आंखों में जलन पैदा होता है। तो धुएं से आंखों में जो जलन होती है नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण होती है। धुएं से आंखों में जलन नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण होती है। अगला प्रश्न है ओजोन है एक द्वितीय प्रदूषक है, प्राथमिक नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य एरोसोल प्रदूषक है जो वायुयान में पाया जाता है। कौन सा एक मुख्य एरोसोल प्रदूषक है। एरोसोल प्रदूषक कौन सा है इनमें से देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो एरोसोल प्रदूषक आपका फ्लोरोकार्बन है जो वायुयान में पाया जाता है। 75 का सी। निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक कौन सा है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उपरोक्त सभी, इनमें से बताइए। तो प्राथमिक प्रदूषक सभी हैं इसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक हैं।
जल की बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कहते हैं? देखिए जूम हो जाए तो आपको बताते हैं हम आंसर। बीओडी को बढ़ाता है, बीओडी को बढ़ाता है शर्करा मिल की अवशिष्ट, जो चीनी मिल में होते हैं जो उस अवशिष्ट निकलते हैं वो पानी में मिलकर ऑक्सीजन बीओडी को बढ़ा देते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देते हैं। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, मृदा प्रदूषण का प्लास्टिक, कार्बन डाइऑक्साइड, डिटर्जेंट और कांच, इनमें से बताइए कौन सा मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है? प्लास्टिक हो सकता है। सीडीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है प्लास्टिक। अगला प्रश्न, धुंध कोहरा स्मॉग का निर्माण होता है भाइयों बहनों, तो कोहरे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड से, धुएं रेडियो एक्टिव पदार्थ से, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। धुएं और कार्बन डाइऑक्साइड से, धुंध धुएं और कोहरे से होता है, धुंध कोहरा धुएं और कोहरे से होता है। सी ऑप्शन सही है आपका। आइए अगला का प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला प्रभाव था क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए इसकी बद्धता ऑक्सीजन की तुलना में देखिए 250 गुना अधिक होती है, बहुत ज़्यादा अधिक घुलनशील होता है। इसीलिए घर के दरवाजों को बंद करके आपको कोयले को और हीटर को जला के नहीं रखना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि यह ओजोन परत को नष्ट करता है, बिल्कुल गलत। हीमोग्लोबिन से क्रिया करके यह ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से प्रतियोगिता करता है, ये भी यही सही है, यही आंसर सही है 81 का बी। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रदूषण उत्पन्न होता है, तो स्वचालित वाहन से निकलने वाली गैस से प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रदूषण कौन सा होता है? तो ए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन और बेंजीन, ओजोन और पेन। तो ये डी ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये भी नहीं होगा, ओजोन और पेन होगा। आइए, दो बड़ी घटनाएं जिनमें से मिथाइल आइसोसाइनेट और तथा चेरनोबिल त्रासदी नाम से जाना जाता है, कब कहाँ घटित हुई? एक तो घटित हुई आपकी भोपाल में 1984 में, और दूसरी यूक्रेन में घटित हुई थी। तो इसका सन भी दिखाना है, 1984 में, यूक्रेन का 1986 में। चेरनोबिल मेंस में पूछा गया। डीडीटी की सांद्रता का उच्चतर पोषण स्तर में बढ़ता संग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? जैविक आवर्धन कहलाता है। जैविक आवर्धन क्या है? डीडीटी की सांद्रता का उच्चतर पोषण स्तर में बढ़ता संग्रह। अगला है, निम्नलिखित में किसे वाहित बल उपचार के काम में लाया जाता है? तो इसमें नीली हरी शैवाल, कवक, समस्त पौधे, एक कोशिकीय हरित शैवाल। तो एक कोशिकीय हरी शैवाल का प्रयोग वाहित मल उपचार के लिए किया जाता है। ग्रीन एल्गी का प्रयोग। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा भय क्या है? वनों का कटाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है। वनों का कटाव जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा भय है। वन जो कट रहे हैं, ये बहुत रेडिएशन, इसका दूसरा कारण रेडिएशन भी हो सकता है। इन दोनों में से आंसर होगा, वनों के कटाव के कारण सबसे बड़ा भय होगा। वन नहीं होंगे तो बहुत बड़ी समस्या होगी, रेडिएशन भी होगा तब भी सबसे बड़ा भय हो सकता है। तो इन दोनों में से आंसर आपका हो सकता है। आप कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा सटीक आंसर होगा। मुझे दोनों लग रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? इसमें से जस्ता, सीसा, लोहा, मैग्नीशियम। लोहा नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, सीसा और जस्ता में से आपको आंसर देना है। तो सीसा आपको विषाक्तता उत्पन्न करता है। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? मीथेन से होता है भैया, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं होता। 89 का बी। जलवाष्प से होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से ऐसा होता है, बिल्कुल सही। ठीक है। दूसरा है, मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। ये नहीं है। यह रक्त संचार में व्यवधान उत्पन्न करता है। सही। और यह रक्त कैंसर पैदा करता है। कैंसर पैदा करता है, बिल्कुल सही। तो पहला, चौथा और तीसरा, तो आंसर आपका होगा 1, 3, 4। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार तथा सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? तो अधूरा प्रज्वलन जब होता है तो मोटर कार से गैस निकलती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अधूरा प्रज्वलन होने के कारण। और सिगरेट से भी निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है, भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन ओजोन रिक्ति कारक है? तो इसमें मुझे लग रहा है तीनों हैं। 94 का डी आंसर सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, हेलोन्स भी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी है, जो ओजोन को कम करता है। आइए देखिए, मिलान करने वाला आ चुका है। अब हम मिलान करने जा रहे हैं 95 क्वेश्चन पे। तो पहला है, एबेस्टॉस धूल, ये फेफड़े को प्रभावित करती है। एबेस्टॉस धूल से फेफड़ा प्रभावित होता है। सीसा, सीसा देखिए पेट के लिए नुकसानदायक होता है। सीसा। पारा, ये खून की नलियों में रक्त धाराओं को परेशान करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क के लिए है। तो 95 का आपका आंसर हो जाएगा सी। पहले का 3, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, पारे का चौथा और चौथे का पहला। सर्विस स्टेशन में मोटर कारों में प्रदूषण जांच के लिए निम्नलिखित में से किसकी पहचान और उसकी मात्रा को मापा जाता है? तो सीसा और कार्बन कणों की पहचान और मात्रा को मापा जाता है प्रदूषण जांच केंद्र में। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह होता है? तो अंटार्कटिका में ओजोन परत का सबसे ज़्यादा विनाश सितंबर और अक्टूबर में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जाती है? उत्तरी गोलार्ध में मार्च अप्रैल में ओजोन परत के विनाश की स्थिति देखी जाती है। अंटार्कटिका में सितंबर अक्टूबर में और उत्तरी गोलार्ध में मार्च अप्रैल में ओजोन परत विनाश की स्थिति देखी जाती है। सर्वाधिक विनाश अंटार्कटिका में सितंबर अक्टूबर में होता है। दूसरा, चलिए अगला देखते हैं। अम्ल वर्षा होती है तो कोयला जलाने से, पेट्रोल से, कारखानों से, एसिड रेन। एसिड रेन देखिए, जब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो जहाँ से निकलती है वहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, एसिड रेन होती है। तो प्रदूषण के कारण एसिड रेन होता है, ये कारखानों से होती है अम्ल वर्षा। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्यों जल जाती है? तो क्लोरीन के कारण मनुष्य की त्वचा जल जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? ऑस्ट्रेलिया ये ऐसा देश है जिसने ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन टैक्स लगाया है। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, न्यूजीलैंड है, गलत हो गया, सुधार कर लीजिए। न्यूजीलैंड होगा, ऑस्ट्रेलिया के बगल का ही देश है। न्यूजीलैंड ने ऐसा किया है। भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? भारतीय समुद्र तटीय जल प्रदूषण का कारण तेल का फैलाव, नागरिक द्वारा कूड़ा विसर्जन, औद्योगिक बहिस्राव, वायु विलयन। इनमें से क्या होगा? तो औद्योगिक बहिस्राव एफ्लुएंट ये
समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का कारण है। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से, कोल पत्थर के जलाने से या फिर लकड़ी के कोयले को जलाने से। तो इसमें पत्थर के कोयले को जलाने से फ्लाई ऐश प्राप्त होता है, लकड़ी के कोयले को जलाने से नहीं होता है। पत्थर का कोयला याद रखिएगा, पत्थर का कोयला इंपॉर्टेंट है। अगला, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में से अम्लीय वर्षा होती है? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के उत्सर्जन से होती है। 11वें का एक सही है। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? देखिए, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? स्वीडन 1972 में सबसे पहले अम्लीय वर्षा हुई थी। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किस से दी जाती है? स्मोक सिटी ऑफ इंडिया, देखिए कोलकाता को दी जाती है स्मोक सिटी ऑफ इंडिया। 13वें का सी सही है। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? अम्ल वर्षा को स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे स्मोक सिटी के नाम से जाना जाता है? धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है। शिकागो को स्मोक सिटी कहते हैं। इंडिया में स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कोलकाता है और विश्व में स्मोक सिटी धूम्र नगर शिकागो कहते हैं। डाप्सन इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई है कि शोर को मापने की इकाई है, हीरे की मोटाई मापने की इकाई है, क्या है बताइए? तो ये ओजोन परत को मापने की इकाई है डाप्सन। जुगाली कड च्यूइंग करने वाली पशुओं से जिन ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वो मीथेन गैस है। कौन सी गैस है? मीथेन गैस है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है। ठीक है, इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण, बिल्कुल सही। मिनीमाटा रोग पारा प्रदूषण, बिल्कुल सही। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रोजन नाइट्रेट प्रदूषण, सही। नॉक नी रोड सीसा प्रदूषण, यही गलत है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित, एंथ्रोपोयोजिक, प्रतिजैविक, परजैविक, ह्यूमेलिन्स। तो 20 का है एंथ्रोजेनिक। ठीक है, 20 का डी। पेयजल में संख्या प्रदूषण, आर्सेनिक कंटेमिनेशन सर्वाधिक कहाँ है? चेन्नई, कानपुर, दिल्ली, मुंबई में। तो इनमें से कानपुर में ज़्यादा आर्सेनिक कंटेमिनेशन है पानी, पीने के पानी में। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है कागज उद्योग से। औद्योगिक मलबे, कागज उद्योग से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। केमिकल मिलाया जाता है ना, वायु नहीं, चमड़ा उद्योग से होता है, कागज उद्योग से नहीं होता। गलत कर दिए, चमड़ा उद्योग सही है। इसमें केमिकल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसमें ज़्यादा रासायनिक प्रदूषण होता है। तो ए ऑप्शन सही है, आप सही कर लीजिएगा। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है 1% है। अगला प्रश्न है, किस तत्व के लगातार संपर्क में रहने से ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है? आर्सेनिक के संपर्क में रहने से ब्लैकफुट रोग हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? देखिए, चीन देश उत्तरदायी है सबसे ज्यादा। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन का मूल स्रोत क्या है? दहन वायु प्रदूषण है, सिंपल सा।